मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से हर बार मिलकर बेहद ही खुशी का अनुभव होता है। आई होप कि आप सभी को भी ऐसी ही फीलिंग आती होगी जब एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने आता है। जैसा कि हमारे पिछले स्टूडेंट जानते हैं कि ये हमारी जो वीडियो है वो EMRS और चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करके बनाई जा रही है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में पहले ही काफ़ी प्रैक्टिस वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप डेली प्रैक्टिस क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप पर कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए आपको पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिस पर डेली रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो उसके माध्यम से भी आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर करने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही आप हमारी पेडल अप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पे हम ऑथेंटिक न्यूज़, नोट्स और कोई जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हर एक छोटी जानकारी पे हमें वीडियो ना बनानी पड़े। क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आपको मैसेज के थ्रू ही पहुंचाई जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप उनको यूट्यूब पर सर्फिंग के माध्यम से अपना टाइम वेस्ट करके वो सेम जानकारी को प्राप्त करें। बढ़ते अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के तौर पे, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो कहता है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू, मतलब शिक्षण की गुणवत्ता को आप किसके माध्यम से पहचान सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। यहाँ आपको एक चीज़, कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से आपको ये पता चला होगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड या अदर जॉब ओरिएंटेड अच्छे एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो आपका पोर्शन आएगा या कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे साइकोलॉजी या CDP वाले पोर्शन से, उसमें जो अप्लाइड वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपकी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में आपको रख के उनका आंसर पूछा जाता है, जो कहीं ना कहीं अच्छा तरीका है पूछने का, बजाय डायरेक्ट बहुत सारे फैक्चुअल बेस आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएँ। फैक्चुअल भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अप्लाइड वे में क्वेश्चन पूछना। तो जो क्वेश्चन आप अप्लाइड वे में खुद को रख के इनका आंसर देंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। वैसे ही ये क्वेश्चन है कि आपने पूछा गया है कि शिक्षण की गुणवत्ता आप किस हिसाब से तय करेंगे। तो यहाँ क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर हाँ है, बट इतना उससे शिक्षण की गुणवत्ता पे अंतर नहीं पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट नहीं, यहाँ पूछा है शिक्षण की गुणवत्ता, जहाँ बच्चे का यहाँ संबंध नहीं। अगर पूछा अधिगम के कारक, तो हाँ फैमिली बैकग्राउंड बच्चे का इंपॉर्टेंट होता है। इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एक्टिविटी या लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो अगर आप शिक्षण करते हैं तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि शिक्षण करने से पहले जो शिक्षक होता है, जब वो अपना लेसन प्लान बनाता है, तो वो एक चीज़ तय करके रखता है कि इस चीज़ को पढ़ाने से बच्चे को क्या प्राप्त होगा, मतलब उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो वो उद्देश्य के नाम से एक कॉलम अपने लेसन प्लान में बना के हमेशा रखता है कि ये टॉपिक पढ़ाने से ये बच्चे को उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो जो शिक्षण की गुणवत्ता है वो उसी चीज़ से नापी जाती है, मेजरेबल होती है। तो वो लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट, मतलब बच्चे ने क्या प्राप्त किया है और उसने क्या सीखा है, इसके तौर पे आप शिक्षण की गुणवत्ता को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो ऑप्शन नहीं बने उनका रीज़न भी आपको पता चला होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज, मतलब जो शिक्षक है उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इम्बाइबल वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, मतलब बौद्धिक स्तर बढ़ाना, केवल शारीरिक मानक में सुधार करना, सर्वांगीण विकास करना, या मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देना। तो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा, जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी शामिल हो जाएंगी, वो है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब एक शिक्षक की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि अपने बच्चे का, मतलब अपने छात्र का वो सर्वांगीण विकास करे, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष का हो, भावात्मक पक्ष का हो, या क्रियात्मक पक्ष का। इन तीनों को उसको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट एक बच्चे का हो रहा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब इनमें से कौन सी विशेषता है शिक्षार्थी की जो शिक्षण की प्रभावशीलता में से संबंधित है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मतलब पूर्व अनुभव बच्चे के, एजुकेशनल स्टेटस उसके परिवार माता पिता का, पीयर ग्रुप लर्नर्स, या फैमिली साइज, मतलब उसके परिवार का आकार। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा चीज़ उसकी लर्निंग को इफेक्ट करेगी या आपकी टीचिंग को इफेक्ट करेगी, वो उसके प्रायर एक्सपीरियंस है ना, कि उसने पहले क्या सीख रखा है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं, जब आप प्रस्तावना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं एज अ टीचर, तो उसमें कहते हैं कि जो पूर्व ज्ञान बच्चे का है उसको आपको आगे जोड़ते हुए आगे चलना है।
जिससे वो कहीं ना कहीं भटका हुआ महसूस ना करे, उसे ये ना लगे ये जाने क्या आप पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाए अपने दैनिक जीवन से, साथ ही साथ अपने पूर्व अनुभवों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज, मतलब सामान्य तौर पर जो शिक्षण योग्यता का क्या तात्पर्य है? कीन डिज़ायर टू टीच, डेडिकेशन टू आर टीचिंग, पजेसिंग एंड एबिलिटी टू टीच, या इनमें से सभी। तो अगर बात करें एक शिक्षक की योग्यता का क्या तात्पर्य, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक में पढ़ाने की उत्कृष्ट शिक्षा डिजायर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के प्रति समर्पण, मतलब जो शिक्षण है कर रहा है वो अपना प्रोफेशन जो भी है उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, पढ़ाने की उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्षमता नहीं है बाकी दो चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण में फेल ही है। तो इनमें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ये असर्जन और रीजनिंग, मतलब आपका कहीं कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, मतलब सभी प्रकार का जो शिक्षण है उससे क्या तात्पर्य है? सीखना, मतलब उसका अर्थ क्या है? सीखना। जो भी आप शिक्षण कार्य कराते हैं उसका अर्थ सीखना है। और रीजन इसका ये कहता है कि शिक्षण से ही अधिगम होना चाहिए, मतलब लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, मतलब जो आपका अधिगम है वो केवल और केवल शिक्षण से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ी ही बारीकी से कि सभी प्रकार के शिक्षण हैं उनसे उनका अर्थ लर्निंग है, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर प्रकार की लर्निंग या अधिगम आपका केवल और केवल शिक्षण से ही प्राप्त हो, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो शिक्षण से रिलेटेड नहीं होती हैं या किसी ने हमें नहीं सिखाई होती। तो यहाँ दूसरा यहाँ इस हिसाब से इसका गलत हो जाता है, तो ओनली ए इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन असर और रीजनिंग वाला क्लियरिटी हो गया होगा कि इसको अगर मैंने इसका ऑप्शन 3 लगाया है तो क्यों, किस बेस पे लगाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इफेक्टिव टीचर, मतलब प्रभावी शिक्षक का इसमें से कौन सा गुण आपको देखना है? हो सकता है अलाउ स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू एब्सेंट स्टूडेंट, मतलब छात्रों से प्रश्न पूछना, हाँ ये हो सकता है, इसको मान के चलते हैं। लेकिन समय के अंदर सिलेबस पूरा करना ये उसका मतलब बहुत अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। हाँ ये गुणों में से एक है, लेकिन बहुत अच्छा इसको नहीं मानेंगे। विविध प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना ये भी मान सकते हैं। अनुपस्थित विद्यार्थियों को सब कुछ समझाएं, ये बात भी ज़रूरी है कि जो एब्सेंट है उनको पहले ये देखना होगा कि वो क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी होगी, बजाय उन्हें सीधा वो जब भी आए क्लास में सब कुछ बता देने के। और यहाँ भी अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो विविध प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना, उसी में आपका प्रश्न पूछना शामिल हो जाता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही बैठता है। अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ टीचर, द टीचर शुड, मतलब एक बच्चा है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है विदाउट टीचर की मदद के, तो इसमें टीचर क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है? एडवाइज हिम और हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज कलीग, मतलब वो कहे कि अपने सहकर्मियों से मदद लो, पे नोट, मतलब कोई भी ध्यान ना दे उस पर। स्कैफोल्ड हर फॉरेस्टफुल, मतलब उसकी गलतियों पर उसे डांटे। अप्रेज हर और इंडिविजुअल एफर्ट, या उसकी जो व्यक्तिगत वो प्रयास कर रहा है उसे कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा करे कि हाँ तुम खुद से अगर ये चीज़ कर रहे हो तो बेहतर कर रहे हो। तो यहाँ जो अप्लाइड वे में अगर इसका आंसर लगाया जाए तो 4th इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर वो विदाउट टीचर की हेल्प के कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है डांट फटकार दो यार तुम क्या अपनी चलाने फिरते हो, बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हो, इस तरीके नहीं, बल्कि उसे उसकी प्रशंसा करें कि नहीं ठीक कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। जहाँ उसकी गलती है तो उसमें कहीं ना कहीं उससे सुविधाकर्ता के रूप में उसकी मदद भी करें, यही एक शिक्षक का दायित्व बनता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा अध्यापक है कौन हो सकता है? मेंटेन डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन बनाए रखना। हाँ अनुशासन बनाए रखना एक बहुत ज़रूरी है कक्षा में, इसको कई बार लोग नेगेटिव वे में ले सकते हैं, बट नहीं, एज अ टीचर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा। लेकिन सख्त अनुशासन ये भी थोड़ा सुनने में नेगेटिव लग रहा है। टीचर स्टूडेंट हाउ टू गेट गुड मार्क्स, मतलब बच्चों को ये समझाए कि कैसे अच्छे नंबर लाए जाएँ। टीचर्स इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग, मतलब रोचक तरीके से पढ़ाएं ताकि बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करें। और नेवर टेक स्लीप, कभी छुट्टी ना ले। तो इसका जो सही आंसर बैठता है वो है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है अ गुड टीचर मस्ट बी, मतलब एक अच्छे अध्यापक को क्या होना चाहिए? रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, मतलब साधन संपन्न और सहभागी, साधन संपन्न और आक्रामक, साधन संपन्न और निरंकुश, या साधन संपन्न और प्रभुत्वशील, मतलब डोमिनेटिंग। तो इसमें साधन संपन्न तो सब में सेम है, तो इस हिसाब से एक टीचर का आप ये गुण मान सकते हैं कि उसे रिसोर्सफुल होना चाहिए, ये बात भी ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो आक्रामक, निरंकुश या प्रभुत्व वाली, मतलब खुद की ही नहीं चलानी चाहिए, ये बात हम और सभी जानते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर टीचर है तो वो सब कुछ जानता है, कहीं ना कहीं उसे बच्चे के साथ एज अ को लर्नर भी जोड़ना होगा।
तभी बच्चे की और उसकी खुद की लर्निंग और भी बेहतर हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एड, मतलब एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? मौजूदा ज्ञान का प्रसारण या ज्ञान की खोज के लिए छात्रों की जिज्ञासा को उत्तेजित करना, बच्चों को परीक्षा के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में उनकी मदद कराना, अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो यहाँ अगर बात करें तो शिक्षण का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? तो देखो, केवल एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बच्चों को अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए कहना अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, इसको कट जाएगा। कि मौजूदा ज्ञान का प्रसारण करना या स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी, तो मौजूदा ज्ञान का केवल प्रसारण करना ही नहीं है, उसे नए ज्ञान को जोड़ना ही होगा। और अब हो सकता है कुछ ऑप्शन नंबर 4 दे रहे हो कि टू फैसिलिटेट रिसर्च, तो केवल रिसर्च या अनुसंधान को ही प्रभावी बनाना या आगे विस्तार करना उसका काम नहीं है एज अ टीचर। अगर बात करें टीचर का क्या काम है, कहीं ना बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी को जन्म देना, बच्चा क्योंकि बच्चे को आपने खुद एक्टिव मोड पे लाना है, तो आपका ये काम है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन का विकास करना, कि बच्चा के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आ जाए कि वो चीज़ों को खुद निर्माण करने पे आ जाए। वो मेन मोटिव होता है एज अ टीचर किसी का भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, आपको बताना है। क्या वो नॉर्म्स हैं, सबमिटिव है, फॉर्मेटिव है या CCE है? तो CCE आपने पढ़ा है कि मूल्यांकन का प्रकार है, बिल्कुल है। फॉर्मेटिव बिल्कुल आप रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से इसे पढ़ते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि मतलब अधिगम के साथ साथ आपको बच्चों को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है कि उसमें किस प्रकार की चेंजेस, उसके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्या चीज़ नई सीख रहा है। सबमिटिव ये नॉर्मली ट्रेडिशनल वे के तौर पे माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप अंत के सत्र के या साल के अंत में आप सीधा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिसके बेस पे आप छात्रों का आकलन या मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी आपका सबमिटिव भी एक मूल्यांकन का टाइप है। लेकिन यह नॉर्म्स मापदंड किसी भी प्रकार का आपका मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट इस हिसाब से फर्स्ट इज करेक्ट हो जाता है। अगला पढ़ते हैं कि CCE रिफर्स टू, मतलब CCE से क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं CCE के बारे में? तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने CCE के बारे में पढ़ा है तो इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर लिख के भेजें, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है। इससे क्या होगा, आपको कई चीज़ें खुद ब खुद रिवाइज़ हो जाएंगी साथ ही साथ इन प्रैक्टिस के। तो CCE में क्या चीज़ शामिल होती है वो देखते हैं। छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, मतलब डेली बेसिस पे आप छात्रों का मूल्यांकन इसके तहत कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ रेगुलर एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप मूल्यांकन जब करते हैं तो बच्चे के हर पक्ष को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है एक स्पेसिफिक एक ही पक्ष पे उसका पूरा मूल्यांकन बेस हो, बजाय इसके आप हर पक्षों का मूल्यांकन या आकलन करते समय ध्यान रखते हैं। या रेगुलर एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब नियमित तरीके से आप मूल्यांकन करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं CCE के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ 4th इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम इन CCE इज़, मतलब जो CCE में अगर बात करें कि ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करी गई है तो उसका मेन पर्पज़ क्या है? क्या छात्रवृत्ति देना है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ फॉर्मल एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना है औपचारिक रूप से, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिफ्रेंसिएशन, मतलब कहीं ना कहीं जानकारी एकत्र करना है विभेदीकरण के लिए, या अगली कक्षा में उसको मतलब उन्नत करने को, प्रोन्नति देने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें CCE में स्पेशली ग्रेडिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, तो वो आपका प्रोमोटिंग टू नेक्स्ट ग्रेड, क्योंकि पहले क्या था, मार्क्स का सिस्टम चल रहा था कि इतने नंबर आए, उससे कहीं ना कहीं उस नंबर वाले सिस्टम से एक बच्चे की मेंटल लेवल पे गलत होता है कि अच्छा मेरे 12 आए, तुम्हारे देखो 20 आए, वो कहेगा हाँ तुम एकदम ऐसे। तो उसको एक रेंज में लाया गया कि आपका इस नंबर से इस नंबर के बीच में अगर नंबर आते हैं तो वो A ग्रेड का बच्चा हो जाएगा, इस रेंज से इस रेंज के बीच में आता है तो B ग्रेड का बच्चा होगा। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो नंबर वाला सिस्टम धीमे धीमे ख़त्म किया गया। तो उसका मेन यूज़ है कि प्रमोटिंग टू द नेक्स्ट ग्रेड, मतलब अगली कक्षा में उसको पदोन्नति के लिए या प्रोन्नति के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, मतलब आकलन का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना या प्रदान करना। इंड्यूस फियर ऑफ फेल्योर, विफलता का डर पैदा करना। कैटेगराइज एज अ पास और फेल, कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से ठप्पा लगा देना कि तुम पास हो तुम फेल हो। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड चैलेंज, मतलब बच्चे की कहीं ना कहीं विकास में आने वाली चुनौतियों और उसकी समस्याओं या उसकी प्रगति को समझना। तो आपने सभी में सही आंसर दिया होगा। इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन बैठता है वो है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, मतलब बच्चे की प्रगति को समझना, साथ ही साथ उसकी प्रगति में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं उनको भी जानना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। द चाइल्ड सेंटर्ड एवोल्यूशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल शुड बी, कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला, कंटिन्यूस सतत होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव मतलब सहभागी,
या भागीदारी होनी चाहिए उसमें। इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। उसमें मूल्यांकन का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो ऑल इज़ करेक्ट। तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने इन क्वेश्चनों को एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस के साथ आपकी नॉलेज में या कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी में कुछ आपको इजाफा खुद में देखने को मिला होगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेशन आए हैं उन सभी के माध्यम से आपको अपनी थोड़ी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिल रही होगी। बाकी आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करें, है ना, खुद का आप स्वयं मूल्यांकन करें, उससे खुद को परखें कि आखिर आपको कितनी ही मदद मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और आपके लिए कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर हमें बताइएगा। हमसे जितना हो पड़ेगा हम आपके लिए उतना करने को तैयार हैं। अब बात यहाँ आती है कि आप खुद के लिए कितना तैयार हैं, तो उसको आपको खुद को देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रैक्टिस सेशन के अंत के साथ कि अगर आपने हमारी पिछले प्रैक्टिस वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है चैनल पे, आप उनको एक बार देख लीजिए ताकि आपको और सारे कई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो मिल सकें। इसमें आपका चंडीगढ़ पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीवाई के क्वेश्चन जितने भी अभी तक हो चुके हैं 2 या 3 वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जिसका सीरीज़ का पार्ट है उसमें पहले ही बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। और इसके साथ अगर आप DSSB पीआरटी के भी एस्पिरेंट्स हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको ये 2 मिल जाएंगी, जिसमें एक में PYQ क्वेश्चन और एक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया। तो वो भी आप एक बार अपने एंड से देख सकते हैं। तो ये थी आज की बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन वीडियो। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।